हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर जितेंद्र शर्मा MBBS इस प्लेटफॉर्म PCM इन हैंड पे बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपनी ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो किंगडम है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि मैं आपसे पार्ट 2 वीडियो में मोनेरा जगत के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मोनेरा जगत जो है, मैंने आपको बताया था कि मोनेरा जगत पृथ्वी पे आने वाला सर्वप्रथम जगत है। इस जगत में जो भी जीव हैं वो कैसे हैं, कोशिका उनकी कैसी है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो उनकी कोशिका है वो कैसी है, प्रोकैरियोट टाइप की। प्रोकैरियोट का मतलब क्या था? प्रोकैरियोट का मतलब ये था कि जिसकी केंद्र पे जो भित्ति है, जो झिल्ली है, वो अनुपस्थित है। तो मोनेरा ही 5 जगत में से ऐसा जगत था जो कैसा था, प्रोकैरियोटिक। प्लस में ये कैसा था, एक कोशिकीय। ये आपको बात याद होना बहुत ज़रूरी है। कैसी? कि प्रोकैरियोट है प्लस एक कोशिकीय जीव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये बात आप अच्छे से रट लें, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो जो पृथ्वी पे इनकी जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपने मोनेरा जगत उपस्थित होता है। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँ कि जितने भी पृथ्वी पे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब मोनेरा जगत के अंदर ही आते हैं। मतलब उनमें उनका जो काय है, मतलब जो शरीर है, वो केवल एक कोशिका का बना होता है, प्रोकैरियोट टाइप का होता है। तो इसमें सारे प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। तो मुख्य रूप से इन बैक्टीरियाओं को इनके आकार के आधार पर, मतलब किसके आधार पर, आकार के आधार पर अपन 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब जो गोल आकार के बैक्टीरिया हैं उनको कोकस बोलते हैं, जो छड़ आकार के बैक्टीरिया हैं उनको बेसिलस टाइप के बोलते हैं, जो कोमा आकार के, जैसे अपन कोमा लगाते हैं ना ऐसे, उस कोमा आकार के हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन, विब्रियम। और जो सर्प जैसे हैं, सांप जैसे हैं, उनको सर्पिलाकार हैं, उनको बोलते हैं स्पाइरिलम। तो 4 प्रकार के बैक्टीरिया इस पृथ्वी में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक NCERT की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बता रहा हूँ जो मेरे नीट के टाइम पे मेरे तो बहुत काम आई थी, क्योंकि जो कोचिंग वाले थे वो मोस्टली ये ही लाइन पूछा करते थे। मैं आपको वो लाइन बताने जा रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर का मतलब जो उनकी कोशिका की संरचना होती है बहुत सिंपल होती है। अब सिंपल क्यों है? आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिका में इनकी जो संरचना है वो आपको सिंपल ही तो दिखेगी। जैसे अपन है, मनुष्य है, तो मनुष्य में जो है बहुकोशिकीय जीव है तो उसकी संरचना अत्यंत जटिल होगी। लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है, मतलब इनका बिहेवियर जो अत्यंत जटिल होता है। मैं आपको इसको सीधा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कोरोना में आपने देखा था कि जो कोरोना का वेरिएंट था वो बार बार चेंज कर रहा था खुद को। अपन को सुनने में आ रहा था कभी कौन सा वेरिएंट आ रहा है, कभी कौन सा वेरिएंट आ रहा है। तो उनका जो व्यवहार है ना, DNA की प्रकृति है वो बार बार चेंज होने की होती है। तो बार बार चेंज हो रहा है तो मतलब जटिल होता जा रहा है, जटिल हो रहा है इसका मतलब उनका व्यवहार जटिल है। और इनकी जो संरचना है वो बिल्कुल सिंपल टाइप की। तो इस बात को याद करने की मैं एक ट्रिक देता हूँ, एस से एस याद करो। क्या याद करेंगे? एस से एस। एक मिनट में आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को कि एस से आप एस याद करेंगे। मतलब एस का मतलब सिंपल, और दूसरे एस का मतलब स्ट्रक्चर। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पहले एस का मतलब तो है सिंपल और दूसरे एस का मतलब है स्ट्रक्चर। तो आपको नेक्स्ट लाइन अपने आप याद हो जाएगी। ऐसी ही ट्रिक मैं आपको बायोलॉजी में देने वाला हूँ। इन्हीं ट्रिक्स की मैं आपसे बात कर रहा था जो मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिली थी। बस इससे पूरी जो पेज है इसमें अपने को ये 3 ही चीज़ याद रखनी है। पहली क्या याद रखनी है कि मोनेरा जगत में ये प्रोकैरियोट टाइप के होते हैं, प्लस में ये संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और इनकी जो संरचना है वो सिंपल होती है और व्यवहार जटिल होता है। तो
डबल एस से अपन इसको याद कर लेंगे। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात अपन करते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है इनको अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले हैं आधे बैक्टीरिया। अब देखो मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो आधे बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो पुराने समय के बैक्टीरिया हैं, एक तो वो, और एक जो नए समय के बैक्टीरिया हैं वो। तो आधे बैक्टीरिया तो है पुराने समय के। कब के हैं? पुराने समय के, मतलब जिनकी संरचना थोड़ी अत्यंत और भी जटिल टाइप की होगी। और बाद वाले जो बैक्टीरिया हैं वो खुद में क्या आ गए, डेवलपमेंट करके आ गए, मतलब विकसित होके आ गए हैं वो। तो आपको जो आधे बैक्टीरिया में जो 3 लाइन में याद करने की बता रहा हूँ ना, बस वो याद रखें, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो लाइन इसकी है कि ये अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, मतलब जहाँ पे गर्म झरने होते हैं, मतलब जहाँ गर्म पानी होता है, जहाँ सल्फर ज़्यादा होता है, जहाँ एसिड ज़्यादा होता है, वहाँ भी ये रह सकते हैं। और ये मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। मैं आपको सीधा सीधा याद रखने का बताऊं तो ऐसे याद रखेंगे कि जो अपने जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, गाय भैंस, उनकी आंत में उपस्थित होते हैं, और आंत में उपस्थित है तो क्या बनाएंगे, ये गोबर से मीथेन गैस बना देंगे। बस सीधा सीधा एक बात। तो मतलब आंत क्या है, एक जटिल प्रकार ही तो है। तो उस जटिल जगह पे रहने की एबिलिटी किस में होती है, आधे बैक्टीरिया में। आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। दूसरा आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में वही आपको 2-3 पॉइंट है जो मैं याद करने के लिए बताऊंगा आपको। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और रह गया है जो मैं आपको बताना भूल गया। 1 मिनट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आधे बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अपनी एनसीईआरटी एक लाइन में बोलती है। उस लाइन को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, कि अरे थोड़ा सा 1 मिनट, मैं आपको बताना चाहूँ। ये देखिए कि जो आधे बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया है उनमें मेन जो डिफरेंस है वो किसका है, इनकी कोशिका भित्ति का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको, कि जो आधे बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है उनकी संरचनात्मक डिफरेंस क्या है, वो है कोशिका भित्ति का डिफरेंट होना। मतलब इसकी जो कोशिका भित्ति है आधे बैक्टीरिया की, वो अलग कंपाउंड्स की बनी होती है, और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो अलग कंपाउंड्स की बनी होती है। तो मतलब अपने को आधे बैक्टीरिया में 3 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट है कि एक अत्यंत कठिन जगहों पे रहते हैं। तो आपको ये बात मैंने काऊ और बफेलो का एग्जाम्पल देके बता दिया है कि मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, तो ये वहाँ उपस्थित होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसकी कोशिका भित्ति डिफरेंट होती है, किससे, यू बैक्टीरिया से, इसलिए ही ये ऐसी कठिन परिस्थितियों में रह पाते हैं। सीधा अपन चलते हैं यू बैक्टीरिया पे। कौन कौन से टॉपिक है जो अपने को याद करना है। ये कोशिका भित्ति वाला पॉइंट है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। अब आते हैं अपन यू बैक्टीरिया पे। देखिए 1 मिनट, मैं कलर डाउन कर लूँ, 1 सेकेंड। ओके, तो यू बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि ये बाद के बैक्टीरिया है, मतलब आधे बैक्टीरिया से डेवलप होकर कौन बना है, यू बैक्टीरिया बना है। अब यू बैक्टीरिया में याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि इसमें एक कोशिका होती है। क्या होती है, एक कोशिका होती है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। इस एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यू बैक्टीरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल। ये एक बैक्टीरिया होता है शैवाल, तो इसका नाम पढ़ा हुआ है, वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर जब बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि शैवाल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सीधा सीधा बात बताऊं मैं आपको कि प्लांट्स की तरह इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इसके लिए इसको शैवाल बोला है अपन ने। एक कोशिकी है इसलिए अपन ने इसको उठा के मोनेरा में पटक दिया है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि शैवाल टाइप का अपने को लगता है ये। नेक्स्ट अपन बात करें तो हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की एबिलिटी होती है। तो मेन जो मैंने आपको बताया कि यू बैक्टीरिया में जो सबसे मेन एग्जांपल है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट सेल मैंने बताई आपको, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, हेटेरोसिस्ट का फंक्शन है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना।
अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है ये आपको मैं 12th चैप्टर में बताऊंगा, इसी बुक में 12th चैप्टर जब आएगा मैं आपको सीधा सीधा उसमें बताऊंगा। तो आपको 2 टॉपिक याद हो गए यहाँ से बस। और दूसरी लाइन जो एक याद करनी है कि जो इस वर्ग के जो भी जितने भी होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, छोटा सा और बचा हुआ है बस इसको ख़त्म करते हैं कि इसमें जो अब लास्ट टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। एक और बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। मैंने आपको जब मोनेरा पढ़ाया था, जब मोनेरा स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि पूरे मोनेरा जगत में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो आपके पास सिलेबस स्टैंडर्ड में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो आपको क्या याद करना है, माइकोप्लाज्मा। देखो सीधा सीधा याद करने की ट्रिक देता हूँ मैं आपको। प्लाज्मा का मतलब होता है झिल्ली। क्या मतलब होता है, झिल्ली। इसका मतलब झिल्ली मतलब ओनली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन है तो मतलब सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो आपसे सीधा सीधा याद कर सकते हैं इससे यहाँ से कि इसके में क्या प्रेजेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट ऊपर नहीं होती है। और ये कोशिका ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ये याद रख लेना सीधे सीधे। 2 पॉइंट याद रखना है माइकोप्लाज्मा में कि एक तो ये इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह सकते हैं। तो आपको अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन वापस से दूं मोनेरा जगत का, तो आपको मैंने क्या क्या बताया कि इसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया तो आते हैं लेकिन बैक्टीरिया जो आते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कोमा के आकार के, है ना, एक होते हैं गोलाकार, एक होते हैं सर्पिलाकार, एक होते हैं बेसिलस टाइप के। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। फिर इन बैक्टीरियाओं की जो संरचना है वो बिल्कुल सिंपल होती है, व्यवहार इनका जटिल होता है, जिनका मैंने आपको कोरोना का एग्जांपल देके बताया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो आद्य बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया में अपन ने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे कि एक तो इसकी सेल वॉल डिफरेंट होती है इसलिए कठिन परिस्थितियों में रहता है और जंतुओं की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। दूसरा मैंने आपको यू बैक्टीरिया बताया जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि इसमें जो क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है इसमें नील हरित शैवाल में, कि इसमें हेटेरोसिस्ट उपस्थित होते हैं। जो हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है बेटा, हेटेरोसिस्ट का काम होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ये मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण को तब मैं बताऊंगा। लास्ट में अपन ने इसमें क्या पढ़ा है कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसमें कोई सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। प्लाज्मा का मतलब होता है झिल्ली, तो मतलब इसमें झिल्ली ही प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं है। ये अपना आज मोनेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आपको करूँगा प्रोटिस्टा। ऐसे पढ़ेंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। जब मैं पढ़ाऊँ आपको तो एनसीईआरटी लेके बैठे बेटा, मैं आपको एकदम टिप्स पे करा दूंगा एनसीईआरटी, एकदम टिप्स पे। जब आप दोबारा उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अपनी जो एनसीईआरटी है बिल्कुल ईजी होती जा रही है। नेक्स्ट एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपसे 4 पेपर है अपने पास 2022 के लैब असिस्टेंट के, वो अलग अलग वीडियोज़ में अपन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक पेपर का दिया था एक वीडियो में। अब नेक्स्ट में अपन इलेबोरेट करके अपन इसको डिस्कस करेंगे। इलेबोरेट मतलब आपको मैं पूरा डिस्कशन करूँगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो अपना प्रोटिस्टा का आएगा। तो तब के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू।